फौलादपुर में, जो जनपद बुलंदशहर में है, आज मैं रेखा रानी बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ अपनी जो एक छोटी सी विचार गोष्ठी है उसमें आई हूँ, और मुझे यहाँ इतना सम्मान देने के लिए और इतना समय देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इसलिए एक बार तालियां अपने लिए। दूसरों के लिए तो अक्सर मौके मिलते हैं, अक्सर बजाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने लिए, खुद के लिए भी बजानी चाहिए, उसमें अलग आनंद मिलता है। तो जैसे कि गेहूं की कटाई चल रही है, समय कितना कीमती है, आपके पास समय की बहुत कमी है, और हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान है, आप ही के ऊपर निर्भर हमारा पूरा देश है। तो अधिक समय लिए बिना हम आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, और उनके द्वारा किए गए हमारे बहुजन समाज के लिए जो कार्य हैं, जो अद्भुत कार्य हैं, जिन्होंने हम सबको बाबा साहब का कर्जदार बना दिया है, ऐसा कर्जदार कि हम कितने भी जन्म लें लेकिन वो कर्जा हम चुका नहीं पाएंगे। तो ऐसे महान विभूति, महान समाज सुधारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटी सी विचार गोष्ठी शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगेगा यदि मेरी संख्या थोड़ी, या महिला, क्योंकि मैं अकेली हूं तो मेरी संख्या बढ़ जानी चाहिए। तो चाहे आप बाबा साहब के बारे में, अपने समाज के बारे में कुछ भी अपनी राय रखना चाहें, विचार रखना चाहें, तो ये आपका घर है बहुजन समाज पार्टी, यहाँ आपको खुली छूट है, यहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता गरीबों, शोषितों, वंचितों को उनके जिल्लत भरे संघर्षपूर्ण जीवन से आजादी दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले बाबा साहब अंबेडकर, जो सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे मसीहा हैं, बहुजन समाज के वो अवतार हैं जिन्होंने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए अपने मरते दम तक निरंतर वो प्रयासरत रहे कि जो गरीबों की, दलितों की समाज में बदतर स्थिति है वो आगे नहीं रहनी चाहिए। तो इसी के साथ ही अंतिम सांस तक वो हमारे और आपके लिए लड़ते रहे, और ये तो आप जानते ही हैं कि ये योगदान कम नहीं है, ये बहुत बड़ा योगदान है कि हम और आप सब उन्हीं के कारण आज खुलकर यहाँ बैठे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था। वो संविधान बनाया था जहां केवल पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया गया था। वो संविधान बनाया गया था जहां केवल समान कार्य के लिए पुरुषों को ही समान वेतन नहीं, महिलाओं को भी बराबरी का समान वेतन देने का उन्होंने अधिकार दिया था, आवाज उठाई थी। तो बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक क्रांति है। वो क्रांति है जिसने हमारे समाज की जो बदतर स्थिति थी ना, उस स्थिति में निरंतर प्रयासरत रहे, बहुत सुधार कर दिए। और ये सुधार साफ साफ आप देख भी सकते हैं। हमारे खान पान, पहनावे, हमारे घरों से लेकर, हमारी शिक्षा से लेकर हमारी स्थिति तक में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में आप साफ साफ इन परिवर्तनों को देख सकते हैं। ये वो बाबा साहब अंबेडकर थे
जिन्होंने केवल दलित महिलाओं के लिए ही नहीं, समाज की हर महिला के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई हो, ये कहकर नियम बनाए थे कि 2 बच्चे पैदा होने तक उनको 6-6 महीने का अवकाश दिया जाएगा। ये नियम बाबा साहब ने ही बनाया था। तो सिर्फ एससी महिलाएं नहीं, समाज की हर जाति बरादरी की महिलाओं को सुबह सुबह उन्हें फूलों की माला पहनानी चाहिए। ये काम जो उन्होंने करा था, यदि बाबा साहब के किए कार्यों को हम याद करें तो उसमें बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें एक ये भी कार्य है कि हमको 12-15 घंटे निरंतर मजदूरी करनी पड़ती थी। समय सीमा कोई फिक्स नहीं थी। मजदूरों पर निरंतर अत्याचार होते थे। कोई नियम कानून नहीं थे इस चीज के लिए कि मजदूरों के लिए कोई आवाज उठाए। बाबा साहब अंबेडकर ने नियम बनाया कि केवल काम के घंटे निर्धारित होंगे, 8 घंटे से अधिक काम किसी व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा। तो बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक हमारे लिए मसीहा हैं, जिन्होंने हमारे समाज की शिक्षा में निरंतर सुधार करे। और उसके आप परिणाम आज देख भी सकते हैं कि हर घर में शिक्षा की अलख जगी हुई है। लोग समय के साथ जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। बाबा साहब अक्सर शिक्षा के लिए कहते थे कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं पहुंची, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो आप बताइए उसका शोषण होगा कि नहीं होगा समाज में? उसको तंग करा जाता है। तो इसलिए बाबा साहब की जो नीति थी ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करने से कभी नहीं डरना। तो आज उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हमको ऐसी महान विभूति को ना निरंतर हमारे समाज की महिलाएं नहीं, जितनी भी जनरल हैं, जितनी भी वैश्य समाज की महिलाएं हैं, सर्व समाज की महिलाओं को निरंतर उनके चरणों में नमन करना चाहिए और उनको पुष्प अर्पित करने चाहिए कि हमारी महिलाओं की जो ये दीनहीन दशा थी ना, जो केवल घरों में काम करने तक, रोटी बनाने तक, खेतों में काम करने तक सिमटी हुई थी जिंदगी, वो आज डॉक्टर बन रही हैं हमारे समाज की महिलाएं, प्रोफेसर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। तो खेत काटने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का सफर है ना, ये ऐसे ही तय नहीं करा हमने। इसके पीछे बहुत लंबी क्रांति है, बहुत लंबा संघर्ष है, जिसमें बाबा साहब के साथ समाज के बहुत सारे महापुरुषों ने योगदान दिया। आज मैं यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में, बहुत संख्या में मेरी बहनें, माताएं मौजूद हैं, इसलिए शिक्षा की बात मैं विशेष रूप से कर रही हूँ कि शिक्षा के बिना हमारी कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। शिक्षा समाज में हमें स्थान दिलाती है और उस स्थान को दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था। कि हमारे समाज में आज का हम समय देखें तो हर घर में नेता निकल रहा है, लीडरशिप शिक्षा के साथ डेवलप हो रही है, हम सब खुलकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उसकी सही मायने में यदि हम देखें तो बाबा साहब ने ही नींव रखी थी। शिक्षित बन रहे हैं तभी तो यहाँ तक आ पा रहे हैं कि कोई हमारी बात को तवज्जो दे रहा है, हमको इतना गंभीरता से सोच समझ के ध्यान केंद्रित कर रहा है हम पर। क्या शिक्षा के अभाव में ऐसा संभव था? आप बताइए, बताइए, लड़कियां जवाब देंगी। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, उसको इतना तवज्जो मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अशिक्षित व्यक्ति कितनी भी ज्ञान की बात करे,
लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि चलो छोड़ो। और यदि शिक्षित व्यक्ति है ना तो वो बहुत ज्यादा ना बोलकर एक लाइन भी बोले ना तो उसमें भी वजन आ जाता है। तो इसलिए हमारी जितनी भी यहाँ बेटियां बहनें बैठी हैं ना, एक तो शिक्षा से कभी पीछे कदम मत मोड़ना, पीछे मत मुड़ना कभी, क्योंकि हमारे दलित समाज की जो 80% समस्याएं हैं ना वो शिक्षा में ही जुड़ी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये समझो कि कितना संघर्ष करा था शिक्षा के लिए। उनको स्कूल में एडमिशन मुश्किल से मिल गया था, लेकिन क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। तो आज तो समय बदल गया है, आज तो हमको बहुत पहले से यदि हम तुलना करें बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में, तो इस समय का तो हमको फायदा उठाना चाहिए। केवल शिक्षा की स्थिति नहीं, यदि और गौर करें तो पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। पानी पीने की लड़ाई लड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने। जिस दिन प्यून नहीं आता था ना स्कूल में, तो उच्च जाति के जो बच्चे थे ना वो ऊपर से पानी पिलाते थे, कहीं उस बर्तन पर उसकी अछूत बच्चे की छींट ना आ जाए, क्योंकि यदि बर्तन पे भी छींट आ गई तो वो बर्तन भी था ना पात्र जिससे पानी पिलाया जा रहा था, वो भी अछूत हो गया। तो आज बाबा साहब की जो बातें हैं ना, बातें तो बहुत हैं, लेकिन एक विशेष बात जो उनकी याद आ रही है मुझे आज के समय पर। बाबा साहब कहते थे कि जिस समाज को अपना इतिहास नहीं पता ना, वो कभी इतिहास रच नहीं सकता। इसलिए कितने भी शिक्षित हो जाओ, कितने भी मॉडल हो जाओ, लेकिन अपने जो समाज का इतिहास है, समाज के जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमको यहाँ खुलकर खड़े होने की, बोलने की, शिक्षा पाने की, अच्छे कपड़े पहनने की आजादी दी, उनको कभी भूलना मत, उनके संघर्ष को कभी मत भूलना, क्योंकि यदि हम उन्हें भूले तो हमारा इतिहास खत्म। और विरोधी तो यही चाहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से विमुख हो जाएं, शिक्षा की तरफ जागरूक होकर इतने मॉडल हो जाएं कि अपना संघर्ष भूल जाएं। कि बाबा साहब के बाद कितने महापुरुषों ने, ज्योतिबा फूले थे महापुरुष जिन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ी, उनकी पत्नी मां सावित्रीबाई फूले जिन्होंने हम आपके लिए ही लड़ाई लड़ी और अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। तो ये जो एक जागरूकता की क्रांति है ना, ये चिंगारी, ये एक बार लग गई तो ये बुझनी नहीं चाहिए। हम किसी धर्म को, किसी जाति को, संप्रदाय को गलत नहीं कह रहे हैं। हम अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलकर अपनी बात तर्क के साथ रख रहे हैं। हम तो किसी को गलत नहीं कह रहे। हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार अपनी आजादी है, किसी भी चीज को मान सकता है, किसी के भी धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। तो बाबा साहब को ये कह दिया जाता है कि वो दलितों के मसीहा हैं, सिर्फ एससी जातियों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने कार्य किए, तो ये गलत है, ये भ्रांति है। समाज का हर जाति का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को ध्यान में रखकर उन्होंने संघर्ष करा था, नीतियां निर्धारित करी थी। मां सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला था इसी जिद में, क्योंकि उनके मार्ग में बहुत लोग कांटे बोते थे। कम आयु में 9-10 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, तो पति ने बहुत उनको सहयोग किया। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि पहले मैं पढ़ूंगी फिर बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, तुम आगे कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। लेकिन मां सावित्रीबाई फूले के मार्ग में बहुत कांटे बोए थे लोगों ने। जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी ना बच्चों को, तो उनपे कूड़ा कबाड़ा फेंका जाता था, गंदी मिट्टी, कचरा, सड़े हुए टमाटर। लोग पहले ही तैयार बैठे रहते थे कि जब ये जाए तो इसको रोकेंगे। कैसे तो इसके कदम रुके, क्योंकि समाज नहीं चाहता
कि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले। समाज, ये विरोधी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि दलित समाज में शिक्षा की क्रांति फैले, क्योंकि यदि शिक्षा की क्रांति फैली तो तुम लोग आवाज उठाओगे, प्रश्न करोगे। विरोधी यही नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी आवाज बुलंद हो या तुम प्रश्न करो। लेकिन मां सावित्रीबाई फुले इससे डरी नहीं थी। उनके पति ने कहा था कांटे बोने वाले तो बोएंगे, लेकिन तुमने जिस रास्ते पर ये सोच लिया है ना कि तुमको बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना है, तो उन्होंने कहा एक साफ सुथरी साड़ी एक दूसरे बैग में रख के ले जाया करो। गंदी कपड़ी मैली साड़ी को पहन के जाओ और जहां विद्यालय में पहुंचो तो एक साफ सुथरी साड़ी को वहां बदल लिया करो। देखते हैं कि विरोधी कब तक गंदगी फेंकेंगे या कांटे बोएंगे तुम्हारे मार्ग में। तो यदि वो डर जाती तो महिलाओं का तो स्कूल नहीं खुल पाता। शुरुआत में जब नया काम होता है ना तो उसकी आलोचना होती है, उसकी मजाक उड़ती है, स्वीकृति बाद में मिलती है, लोग गंभीरता से बाद में लेते हैं। बाबा साहब जो कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, आपको सबको पता है, बहुत मेहनत करी है जब हम यहाँ तक आए। कोई बहुत ऊंचे उद्योगपति की हम लोग संतान नहीं है, हम और आप। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करी है, कठिन परिश्रम किया है, जब हम यहाँ आके खुलकर बोल रहे हैं। तो कठिन परिश्रम से तो आपको डरना ही नहीं है, वो तो आपको मेहनत करनी है, लेकिन साथ में शिक्षित भी रहना है, और जो शिक्षित रहने के साथ राजनीतिक रूप से भी एक रहना है। क्योंकि जब तक संगठित नहीं रहेंगे, 10 जगह भटकेंगे, तो इसका फायदा जो विरोधी हैं वो उठाते रहेंगे और विरोधी हमको कमजोर करते रहेंगे। तो इस आज की विचार गोष्ठी का सार ही ये है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये तीनों चीजें अपनी गांठ से बांध लेना आज। बाबा साहब अंबेडकर ने समाज में इतनी परेशानियों को झेला था कि उसकी 1% भी नहीं है आज हमारे साथ। यदि हम विश्लेषण करें तो पहले से हम देखें तो आज बहुत बेहतर स्थिति में है। उनको ना पानी पीने का, ना ढंग के कपड़े पहनने का, ना जवाब देने का अधिकार भी नहीं था। कक्षा में टीचर सवाल पूछते थे तो सिर्फ पूरी कक्षा में वही हाथ उठाते थे कि मुझको उसका उत्तर पता है, लेकिन टीचर कहते थे कि तुझको स्कूल में एडमिशन दे दिया है, यहाँ बैठने की परमिशन मिल गई है ना, ये मैं सोच के तुझे उत्तर देने का भी अधिकार है। सिर्फ सुनने का अधिकार था। लेकिन वो तो बाबा साहब अंबेडकर थे, वो कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े थे जो कटु वचनों से या किसी की गलत वाणी से डर जाएं और अपने कदम पीछे हटा लें। उन्होंने ये सोच लिया था कि जिस समाज को इतनी हीन भावना से, इतनी अस्पृश्यता से देखा जाता है, उसकी स्थिति को बदल कर ही दम लूंगा। तो हालांकि बाबा साहब अंबेडकर का देखें तो जीवन बहुत लंबा नहीं था। तो यहां हमको ये भी देखना चाहिए कि जीवन जरूरी नहीं है लंबा हो, जीवन चाहे छोटा है लेकिन वो महान होना चाहिए। कि एक व्यक्ति जगा है तो वो हजारों को, लाखों को जगाने का काम करे। तो इसलिए हमको अपने मन वचन कर्म से ऐसा मजबूत होना चाहिए कि अपने ही परिवार की नहीं, अपने समाज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हमारे जीवन का फायदा हमारे परिवार को ही नहीं, हमारे समाज को भी मिले। आप आर्थिक दान ही जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही दान करें। पैसे बहुत आसान है किसी को देने, दान करने। समय दान करना मुश्किल है कि आप अपने घर से निकलते हैं, 10-20 लोगों को, लड़कियों को इकट्ठा करते हैं, लड़कों को इकट्ठा करते हैं। ये काम बहुत मुश्किल है। यही काम तो जरूरी है हमारे समाज में। उसी काम को करने से पहले हम मतभेद कर लेते हैं आपस में। यूनियन, हमारी जो एक संगठन है, वो कमजोर पड़ने लगता है वहां से।
बाबा साहब अम्बेडकर की जो मानवतावादी और कल्याणकारी सोच थी ना, उसी को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए 14 अप्रैल के दिन ही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी थी। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इसलिए करी गई थी जिससे कि कोई ऐसा तो हो जो हमारे लिए आवाज उठाने का काम करे, क्योंकि देश की जो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी एकमात्र महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, क्या उनके मार्ग में कांटे कम बोए थे जब वो निकली थी घर से? कितने लोगों ने, गलत कहने वाले तो गलत भी कहते हैं उनको बहुत, यहां तक कि हम लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए, हमारे बदहाल जीवन को सुधारने के लिए अपने परिवार से लड़ाई करी उस आयरन लेडी ने। समाज ने तरह तरह के उन पर ताने मारे, गलत बोला। जहां हमारे समाज में महिलाओं को अब भी इतना अधिकार नहीं है कि वो खुलकर अपने विचार व्यक्त करें, अभी बहुत कमी है हमारे समाज में। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जब 50 साल पहले वो महिला निकली घर से, क्या वो महिला हमारे समाज की नहीं थी? दुनिया तो गलत कहना है तो वो आपको घूंघट करने में भी गलत कह देगी, छोड़ने वाले वहां भी नहीं छोड़ेंगे, कितना भी आप मान सम्मान करिए किसी का। इसलिए हमको शिक्षित इसलिए बनना जरूरी है जिससे हम अपने हक और अधिकार को जान सकें, उसके लिए आवाज उठा सकें। बाबा साहब अम्बेडकर की जो मानवतावादी और कल्याणकारी विचारधारा थी ना, इस सोच को जीवित रखा बहुजन समाज पार्टी ने। और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर दुनिया भर के स्मारक स्थल, नोएडा का पार्क आप जानते ही है कितना विख्यात है, लखनऊ में पार्क है, प्रेरणा स्थल, जिनसे दुनिया भर की इनकम होती है सरकार को, भले ही वो स्वीकार करे या ना करे। तो हमको इतना याद रखना चाहिए कि जीवन है ना, वो जरूरी नहीं है बहुत बड़ा हो, 90 साल जिए, 100 साल जिए, जीवन छोटा हो, 40 में चले जाओ, अलविदा कह दो, 50 में अलविदा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जितना समय है ना वो अपने समाज के लिए हमको जरूर देना चाहिए। शिक्षित होने के साथ लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए और उस लीडरशिप का फायदा हमारे समाज को मिलना चाहिए। वो लीडरशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मोबाइल पे किसी भी जाति धर्म को हम खुलकर गाली दे रहे हैं, ये नहीं होती लीडरशिप। तो अभी मैं थोड़े से कुछ बातें आपको जो प्रेस विज्ञप्ति है बहन जी की, उसमें से बताती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ध्यान से, जैसे आप मुझे सुनते आ रहे हैं ना, बिल्कुल शोर करे, वो ध्यान से चीजें सुनेंगे। देश